मोदी जी जब भी बोलते हैं वो अपना होमवर्क करके नहीं आते, उनको खुद नहीं पता होता है वो क्या बोल रहे हैं, वो सिर्फ हवा में बातें करते हैं, इसीलिए उनको फेकू कहा जाता है। उमर खालिद का सबसे बड़ा कसूर क्या है कि वो मुसलमान है, वो जेएनयू के स्टूडेंट हैं। ज़्यादातर मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है, ज़्यादातर जो चार्जशीट में अगर आप देखेंगे नाम तो वो मुसलमानों के हैं, हिंदुओं के नाम नहीं है इतने। हिंदुओं के नामों उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, स्वरा भास्कर के खिलाफ भी एफआईआर हुई थी, बहुत से लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, लेकिन जिनको जेल में डाला जा रहा है वो मुसलमान है। आपने क्या किया था डॉक्टर कफील के साथ? एनएसए लगाया, किस बात के लिए लगाया? एक स्पीच के लिए उनके ऊपर आपने एनएसए लगा दिया। उसके बाद हाई कोर्ट ने आपको फटकार मारी ना, आपको आपकी औकात दिखाई ना हाई कोर्ट ने। उसी तरह से यूएपीए का इस्तेमाल हो रहा है। आपको शायद ये लगता है कि जब तक आप यहाँ राज कर रहे हैं आप आवाज़ें दबाते जाएं ताकि आपको 2024 के इलेक्शंस में भी आप जीत जाएं। किन बेसिस पर आपने ताहिर हुसैन को पकड़ा है? आपके उनका जो पहले का भी रिकॉर्ड है वो बिल्कुल क्लियर है। वो एक अच्छे इंसान है, वो अच्छे एक विधायक रह चुके हैं, उसके बावजूद उनको टारगेट किया गया क्योंकि वो मुसलमान है। पुलिस ने इतने सारे मुसलमानों को गिरफ्तार किया आज तक, कौन सा आधार था उनके पास? कौन से प्रूफ है उनके पास? एक आदमी जो ये अपील कर रहा है कि हमें आके बचा लीजिए, वो दंगे करवाएगा? दंगों में कितनी मस्जिदें जली और कितने मंदिर जले? मस्जिदें जली, मंदिर आपको एक भी नहीं दिखेगा। मैं तो खुद दंगों वाली जगह में हम लोग वहाँ सामान बांटने जाते थे, लोगों की मदद करने जाते थे, हमने खुद अपनी आंखों से देखा था कि वहाँ मस्जिदें जली हुई थी लेकिन मस्जिदों के साथ जो मंदिर थे वो इंटैक्ट थे। भगवा जो है वो मस्जिदों पे फहराया जाता है, मंदिरों पे तो कोई हरे रंग का कुछ नहीं फहराया गया। उसके बावजूद मर रहा है मुसलमान और कातिल भी मुसलमान। आप क्या कहना चाहते हैं कि उमर खालिद ने या ताहिर हुसैन ने अपने ही लोगों को मरवाने की कोशिश की, अपनी कौम को मरवाने की कोशिश की? किस लिए? क्या हो जाएगा उससे? उमर खालिद की बात करें तो मैं सबसे पहले कहूँगी कि उनका जो सबसे बड़ा कसूर है वो ये है, एक तो कि वो मुसलमान है और दूसरा उनका जो सबसे बड़ा कसूर है वो ये है कि वो जेएनयू के स्टूडेंट हैं। आप भी ये जानते हैं कि पिछले कई सालों में जेएनयू के स्टूडेंट्स को किस तरह से घसीटा जा रहा है, जेएनयू को किस तरह से बदनाम किया जा रहा है। किस बात के लिए? सिर्फ इस बात के लिए कि वो जो भी फासिस्ट सरकार है उनसे वो सवाल करती है, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अपनी नॉलेज के हिसाब से वो जिन फैमिलीज से आते हैं, वो किसानों और मजदूरों के घर से आते हैं, वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाना जानते हैं, इसलिए आप जेएनयू पे अटैक करना चाहते हैं। जेएनयू पे जो अटैक करने के लिए गुंडे आए थे, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई आज तक हुई? जामिया पे हमारे वर्दी में जो गुंडे जामिया में घुसे थे, क्या उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई हुई? कपिल मिश्रा जिनके बयान के बाद, जिनकी उस स्पीच के बाद दंगे शुरू हुए, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? अनुराग ठाकुर जिन्होंने ये बोला था गोली मारो सालों को, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? आपने कार्रवाई करनी है तो जो लोग दंगे भड़का रहे हैं आप उन पर कार्रवाई करिए। आप उमर खालिद के ऊपर कार्रवाई करके साफ साफ ये बताना चाहते हैं कि आपका जो एक आपकी सोच सिलेक्टिव है, आपको हर उस मुसलमान को पकड़ना है जो पीस की बातें करता है, आपको हर उस मुसलमान को पकड़ना है जो सरकार से सवाल करता है। अच्छे खासे प्रोटेस्ट जब चल रहे थे वहाँ सीधी उन प्रोटेस्ट में सिर्फ एक ही मांग होती थी जो एनआरसी के अगेंस्ट होती थी, सीए के अगेंस्ट होती थी। जितने भी प्रोटेस्ट थे, क्या वहाँ पर कभी भी कोई, जितने टाइम वो प्रोटेस्ट चले, चाहे वो शाहीन बाग है, चाहे वहाँ कभी भी कोई हिंसा हुई? अभी कोरोना आ गया, आप आवाज़ वैसे भी नहीं उठा सकते सड़कों पे जाके, तो उन्होंने यही किया, उन्होंने विच हंटिंग की, लोगों को पकड़ा और उसके बाद उन्होंने जो चाहे अपनी मर्जी से इल्ज़ाम लगा दिए। आप बताइए मुझे यूएपीए एक्ट में क्यों संशोधन किया गया? मैंने खुद उमर खालिद की स्पीचेस सुनी है, आज से नहीं, इतने टाइम से सुन रही हूँ, और हर स्पीच में वो एक ही बात बोलते थे कि वो आपको मारेंगे लेकिन आपको शांतिपूर्वक सब कुछ करना है, वो आपके ऊपर जुल्म करेंगे लेकिन आपको सिर्फ अपनी आवाज़ उठानी है, आपको सरकार से सवाल करना है, आपको हिंसा नहीं करनी। पीस की बातें, प्यार मोहब्बत की बातें, कभी उन्होंने कट्टरता की बात नहीं करी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमेशा यही कहा अपनी स्पीचेस में कि हिंदू मुसलमान हम सब एक हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, अपने देश को अपना कहना, उस पर हक जताना, क्या ये अपराध है? अगर हिंदुओं के साथ भी ऐसा होता है तो मैं ये कहती हूँ ये बहुत, इसका मतलब ये है कि जो आवाज़ उठाएगा आपको उन्हीं से प्रॉब्लम है। जो आवाज़ उठाएगा आपको, आपके लिए वो देश का गद्दार है, जो आवाज़ उठाएगा आपके लिए वो देशद्रोही है। ऐसा कब और कहाँ से शुरू हुआ? आप
आप मुझे एक बात बताइए, जब यहाँ अंग्रेजों की सरकार थी तब भी देश के लोगों ने आवाज उठाई थी उनके खिलाफ। सरकार तो अंग्रेजों की थी, लेकिन देश के लोगों ने, क्या वो देशद्रोह था? हमें उनसे आज़ादी जो मिली, क्या वो देशद्रोह था? नहीं, हमें अंग्रेजों को भगाना था। आज उसी तरह से ये फासिस्ट सरकार जो कोई काम नहीं कर रही है, बेरोजगारी इस चरम सीमा पर पहुंच चुकी है कि देश के पास ना पैसा है, देश के पास ना गरीबों के लिए कोई कुछ भी उन्हें देने के लिए है। किसान मर रहा है, किसानों के ऊपर आप लाठियां चलाते हैं। एंड ऑफ द डे सच्चाई की जीत होती है। डॉक्टर कफील के मामले में भी यही हुआ ना। आपने उनको 6 महीने बंद करके रखा, आपने उन्हें बहुत ज्यादा प्रताड़ना दी, आपने उनके साथ जो बुरा कर सकते थे आपने वो, उनके भाई के ऊपर हमला तक हुआ। आप जो कर सकते थे आप करें, लेकिन एंड में जीत किसकी हुई? उनकी हुई ना। कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया और सरकार को फटकार भी लगाई। उसी तरह से मैं आपको ये बात लिख के दे रही हूँ, खालिद सैफी जैसे लोगों को, उमर खालिद जैसे लोगों को, जिनको उन्होंने पकड़ा हुआ है, आसिफ तन्ना जैसे लोगों को जिनको उन्होंने पकड़ा हुआ है बिना किसी आधार के, बिना किसी जुर्म के, उनके सिर्फ सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने पर, वो बाहर आएंगे, इज्जत से बाहर आएंगे। जैसे आपने कन्हैया की बात करी, कन्हैया भी तो यही स्पीच देता है, कन्हैया भी तो यही आवाज़ हमेशा सरकार के अगेंस्ट बोलता रहा है। और आप सारी बातें छोड़िए, जब बीजेपी पावर में नहीं थी, क्या ऐसी स्पीचेस बीजेपी के लोग नहीं देते थे? क्या अन्ना हजारे के प्रोटेस्ट में स्पीचेस नहीं होती थी? बिल्कुल होती। कितने लोगों को पकड़ा गया अन्ना हजारे के टाइम पे, आप मुझे बताइए। अगर उस वक्त इस तरह से पकड़ा जाता तो आपको लगता है बीजेपी पावर में आती? इस तरह की गंदगी अगर कांग्रेस ने मचाई होती तो आपको लगता बीजेपी पावर में आती? अगर मीडिया को खरीदा होता कांग्रेस ने, आपको लगता है बीजेपी पावर में आती? मीडिया, मैं शुरू से एक बात कहती आई हूँ, मीडिया को अपना काम करना आता ही नहीं है। मुद्दों से भटकाना आता है मीडिया को, और वो कर रही है। देश में जिस वक्त आज समस्याएं गंभीर हैं, कोविड केसेस इतने बढ़ चुके हैं कि 1-1 लाख केसेस पर डे आ रहे हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। जब 300 केसेस थे तब इस देश में कोहराम मचा दिया था आपने कोविड को लेके। आपने, याद है ना आपको तबलीगी जमात के साथ क्या हुआ था? 24 घंटे वही दिखाया जाता था। लेकिन आज जब हम ये 70 लाख के करीब केसेस पहुंच चुके हैं, कहाँ है कोविड? क्या हो रहा है हॉस्पिटल्स में? किस तरह के इंतजामात हैं? कोई बात नहीं करता। बेरोजगारी के ऊपर कोई मीडिया नहीं दिखाती, चाइना के इशू पर मीडिया नहीं दिखाती। देश में जो इतनी समस्याएं हैं, वो बोलते हैं सरकार के पास पैसा खत्म हो गया है, जो सरकारी कंपनीज हैं उसका निजीकरण होता जा रहा है, आप बेचते जा रहे हैं उनको, उसके बारे में मीडिया कुछ नहीं दिखाती। तो मीडिया के पास ले देकर क्या रह गया? उमर खालिद, आप पूरी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है अपने देश की। अगर आप वो जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे हैं, अगर आज आपकी वजह से, आपकी गलत नीतियों की वजह से, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन है, चाहे वो आपका अनप्लान्ड लॉकडाउन है, आपकी वजह से नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, आपकी जवाबदेही बनती है, आप नहीं कोई जवाब देते। बहुत शर्म की बात है कि उनके जन्मदिन को एक नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे की तरह मनाया गया है, जगह जगह पोस्टर्स लगे। मैं हैट्स ऑफ टू कांग्रेस जो एक्चुअली इतनी अच्छी तरीके से अपोजिशन का काम निभा रही है, डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ, और जो मुद्दे की बात है वो कर रही है। उसके बावजूद कल कांग्रेस के साथ क्या किया गया? जो लोग शांतिपूर्वक ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन लोगों को लाठियों से मारा गया है, खून निकला है उनके। यूपी, उत्तर प्रदेश एक शर्मनाक प्रदेश है जहां पर कुछ भी हो सकता है, जहां पर सड़क चलते हुए गोलियां भी चलती हैं, गुंडागर्दी भी होती है, सड़क पे रेप भी होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि वहां का प्रशासन, वहां की पुलिस, वो खुद गुंडी है। जो कल वो जो वायरल हुई है तस्वीर, उससे ज़्यादा शर्मनाक तस्वीर और कोई हो सकती है कि आप एक मेल आदमी, ये एज पर द लॉ, आप वैसे भी किसी लड़की को, आप उन जो मेल ऑफिसर्स हैं वो उनसे बात भी नहीं कर सकते करीब से आकर, वो फीमेल ऑफिसर्स का काम होता है। उसके बावजूद जिस तरह से उन्होंने एक फीमेल को पकड़ा हुआ था, मैं कहती हूँ ये इस ऐसे पुलिस वाले को सस्पेंड नहीं होना चाहिए। ऐसे पुलिस वालों को, ऐसे पुलिस वालों के ऊपर लगाइए एनएसए और बंद करिए उनको हमेशा के लिए। क्यों गोलियां चलती हैं? क्यों पहुंच जाते हैं लोग गन्स लेकर और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती? क्योंकि सरकार फासिस्ट है, क्योंकि सरकार ही गुंडी है। लेकिन कोविड के बाद जो लोग अभी तक भी मोदी का राग अलाप रहे थे, उन सबकी आंखें खुल गई क्योंकि उनकी खुद की नौकरियां भी चली गई। तो
अभी आने वाले जो हालात हैं वो बहुत ख़राब होने वाले हैं। और राहुल गांधी जी जिनको पप्पू कहा जाता है, उस पप्पू ने ही आपका 50 बार मार्गदर्शन करने की कोशिश की। आपको वो बता दिया जो आने वाला था। उन्होंने कई बार कहा तबाही आने वाली है। उन्होंने सुनामी का नाम लिया था जब कोविड आया भी नहीं था ना हमारी कंट्री में। उन्होंने 85 दिन पहले बोल दिया था कि यहाँ कोविड आएगा, आप अभी जो भी मेजर कर ले सकते हैं लीजिए। और उसके बाद उन्होंने इकोनॉमी के लिए भी बोला था। उन्होंने जब चाइना के लिए भी वो बोलते आए हैं। मोदी जी ने आज तक चाइना का नाम लिया है कभी? आपने कभी उनके मुंह से सुना है चाइना? जब वो भाषण देते हैं वो ये बोलते हैं उन्होंने हमला किया, उनके सैनिक, वो चाइना का नाम तक नहीं लेते हैं। तो वो जो 56 इंच का सीना है वो सिकुड़ के 24 इंच का हो जाता है जब चाइना का नाम आता है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, मुझे नहीं लगता मोदी जी के लिए ये इशू बहुत बड़ा है। हाँ, अगर ये NOC होती, अगर ये कश्मीर की बात होती तो शायद उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा होता। तब शायद वो बात करते कि चलो जी सर्जिकल स्ट्राइक करें, पाकिस्तान को हम उसकी औकात दिखाएं, लाल आंखें। राजनाथ जी को अगर फ़र्क पड़ रहा है और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, शायद आपस में उनका कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। उनकी पार्टी वालों को नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है। कि अगर ऐसा कोऑर्डिनेशन होता तो आज हमारी इकॉनमी नहीं बच जाती। मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको देश के मुद्दों से कोई लेना देना ही नहीं है। वो अपनी ही एक दुनिया में रहते हैं। वो खुश हैं अपने मोरों के साथ, वो खुश हैं अपनी फोटोग्राफी के साथ, वो खुश हैं जब देश में कोविड से लोग मर रहे हैं, वो खुश हैं अपनी ही दुनिया में। तो जब आज देश 1 करोड़ पर पहुंचने वाला है कोविड केसेस में, लेकिन उनके माथे पर एक भी शिकन नहीं है। आज जब चाइना घुस आया है, जब चाइना के जो टूरिस्ट हैं वो हमारे देश में बिना वीज़ा के घुस के लद्दाख में घूम रहे हैं, उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको लगता है उन्हें किसी और चीज़ से फ़र्क पड़ेगा? इतना कैजुअली लिया जा रहा है देश को। जैसे वो कहते थे ना राम मंदिर की बात, तो मुझे ऐसा लगता है वो राम भरोसे पर ही छोड़ दिया गया है देश को। जिस सरकार को ये नहीं मालूम कि कोविड टाइम्स में, लॉकडाउन के टाइम में इस देश के मजदूर कितने मरे, उनके पास डेटा नहीं है, वो सरकार क्या नीति बनाएगी और क्या देश चलाएगी?